हाय दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन फिल्म है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सारी पौधों की जीवन शैली खत्म हो गई है। पौधों के न होने की वजह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से कम हो गई है। लोगों को जिंदा रहने इसके लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। दुनिया का 99% हिस्सा अब अंधेरे में डूब चुका है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ऐसे हालातों में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बचा है, और ये सब एक कंपनी क्रॉनिकॉप की वजह से है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एक खतरनाक बीमारी पैदा करता है जिसे दी सिकनेस कहा जाता है। आखिरकार इंसानी जाति के पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं पहले कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ईथन वाइट इस शहर का एक रहने वाला है। वो और उसका दोस्त जूड क्रॉनिकॉर्प कंपनी में मैकेनिक्स के रूप में काम करते हैं। कंपनी दिन रात द सिकनेस का इलाज ढूंढने और दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है। ईथन की पत्नी जैंथी भी इस बीमारी से पीड़ित है। ईथन दिन रात मेहनत करता है ताकि बेहतर ऑक्सीजन खरीद सके। एक दिन जब ईथन और जूड टनल में काम कर रहे होते हैं, क्रॉनिकॉप की पार्टिकल रिसर्च की सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है। वहां वो दोनों को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि अगर हालात नहीं बदले तो कुछ ही सालों में मानवता खत्म हो जाएगी। फिर वो कहती है कि सिर्फ ईथन ही सबको बचा सकता है। ईथन कंफ्यूज हो जाता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रेजिना उसे लैब देखने को कहती है। लैब में बड़े बड़े मशीनरी होते हैं। एक डॉक्टर जिसका नाम बिली मिचेल होता है वो ईथन से मिलता है और उसके रिस्ट डिवाइस को देखकर कुछ समय रुकता है। फिर वो बताते हैं कि ईथन के पिता रिचर्ड वाइट ने ये प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू किया था। जो मशीन उनके सामने खड़ी होती है वो एक टाइम मशीन होती है जिसका नाम क्रॉनिकल होता है। पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उन्होंने रेडियो वेव्स भेजी थी ताकि देखा जा सके दूसरी तरफ क्या है। उन्होंने पता लगाया कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी पर इतनी वेजिटेशन होगी कि हवा में ऑक्सीजन काफी होगा और इंसानी जीवन टिक सकेगा। लोग मानते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी उस समय तक जिंदा है तो जरूर उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया होगा। लेकिन एक अजीब चीज वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। जो वेव्स उन्होंने फ्यूचर में भेजी थी वो रिफॉर्म होकर वापस आई। जब उन्होंने उन्हें डिकोड किया तो पता चला कि भविष्य से किसी ने मैसेज भेजा था और उसमें लिखा था सेंड ईथन वाइट। अब रेजिना और पूरी टीम चाहती है कि ईथन भविष्य में जाए ताकि इलाज ला सके। ईथन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता और उसे लगता है रेजिना झूठ बोल रही है। ऊपर से वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य नहीं जाना चाहता तो वो इनकार कर देता है। बाद में ईथन और जूड एक डाइनर में होते हैं जहां वो क्रिस्प ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो प्लान में शामिल हो जाए और मानवता को बचाए, लेकिन ईथन उस पर हंसता है और कहता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। ईथन को अपने पिता से नफरत है क्योंकि वो कभी उसके साथ नहीं था। 20 साल पहले उसके पिता ने घर छोड़ दिया था और गायब हो गया था, जबकि उसकी माँ की मौत हो गई थी जब वो छोटा था। तब से जूड ने उसे बड़ा किया, जिसे ईथन अपना बड़ा भाई और बेस्ट फ्रेंड मानता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने प्रोजेक्ट के चक्कर में उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वह उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहता। लेकिन जूड आखिरकार उसे मना ही लेता है। कहता है कि अगर वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता है तो इलाज ढूंढना ही होगा। फिर ईथन अपने 8वें जन्मदिन को याद करता है जब उसके पिता ने उसे एक अजीब बॉक्स गिफ्ट किया था। जब उसने हाथ उस बॉक्स में डाला तो एक डिवाइस उसके रिस्ट पर चिपक जाता है और खून निकलने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में एक परमानेंट डिवाइस लगा दिया था। काफी साल हो गए लेकिन ईथन को अब तक उस डिवाइस का काम नहीं पता चला। बाद में घर जाकर ईथन जैंथी को पूरी बात बताता है जो उस दिन हुई थी। जैंथी भी इजरार करती है कि वह भविष्य में जाए। अगली सुबह ईथन एक मेटल फ्लावर पर लिखता है आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू और उसे जैंथी के पास रख देता है। फिर वह फिर से रेजिना के ऑफिस जाता है और कहता है कि अगर सिर्फ एक इलाज मिले तो वह सबसे पहले जैंथी को दिया जाना चाहिए। रेजिना मान जाती है और उसे वापस लैब ले जाती है। मिचेल उसे वो सूट दिखाते हैं जो उसे मशीन में जाने से पहले पहनना होगा। जब वे मिशन समझा रहे होते हैं ईथन को एहसास होता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उन्हें कुछ भी पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा या किससे वो मिलेगा। लेकिन जब उसे सूट पहनाया जाता है तो वो एक एआई डिवाइस देता है जिसका नाम आर्ची होता है। आर्ची लैब को ईथन के विटल्स दिखाता रहेगा और उसकी लोकेशन ट्रैक करेगा। फिर आखिरकार वो उसे मशीन में डाल देते हैं। मशीन के अंदर ईथन बहुत हाई स्पीड से टाइम के थ्रू ट्रैवल करता है। वो आसमान से गिरता है और एक अनजाने जंगल में लैंड करता है। हवा के फ्रिक्शन से उसका सूट जलने लगता है तो वो तुरंत उसे उतार देता है। फिर वह आस-पास देखता है और प्रकृति की सुंदरता को देखकर हैरान रह जाता है। वह देखता है कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। पेड़ पौधे और नेचुरल ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। वह आर्ची की डायरेक्शन में चलता है और एक बंकर का दरवाजा देखता है, लेकिन उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ती है जो उस दरवाजे के सामने पड़ा होता है। उसके स्कल में बुलेट का होल होता है और तभी वह कंकाल का नेम टैग देखता है। उस पर उसका अपना नाम लिखा होता है। वह कंकाल खुद ईथन का होता है। ईथन कंकाल के आर्ची डिवाइस को भी पाता है और उसका लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करता है। उसमें एक आदमी कहता है दिस इज द ओनली वे
और ईथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस का पावर चला जाता है। ईथन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका भविष्य है। फिर वह कंकाल के रिस्ट डिवाइस को नोटिस करता है। वह बिल्कुल ईथन के जैसे होता है, बस फर्क इतना है कि कंकाल के डिवाइस में लाइट ग्रीन ग्लो करती है, जबकि ईथन का डिवाइस हमेशा से रेड होता है। उस रात ईथन आग जलाता है और जंगल की बेरीज खाता है, लेकिन वो बेरीज जहरीली निकलती हैं। ईथन उल्टी करता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब ईथन उठता है तो वह हैरान होता है जूड को अपने सामने देखकर। पता चलता है कि लैब ने देखा कि ईथन के वाइटल्स गिर रहे हैं और सोचा कि उसे जहर का रिएक्शन हो गया है। इसीलिए उन्होंने तुरंत जूड को भविष्य में भेज दिया, उसके इलाज के साथ उसे बचाने के लिए। थोड़े वक्त बाद ईथन और जूड देखते हैं कि कंकाल अभी भी वहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि ईथन की किस्मत अभी भी नहीं बदली। फिर वो आर्ची का इस्तेमाल करके एक और दरवाजा ढूंढते हैं। किसी डिवाइस से ईथन की आंख स्कैन होती है और उन्हें एक्सेस मिल जाता है। जब वे अंदर जाते हैं, एक मॉनिटर उनका वेलकम करता है। वह ईथन से डीएनए सैंपल मांगता है। जैसे ही ईथन स्वीकार करता है, उसका रिस्ट डिवाइस काम करना शुरू करता है। उससे खून निकाला जाता है। ब्लड टेस्ट के बाद डिवाइस ग्रीन हो जाता है। रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वे क्रॉनिकॉप की लैब में हैं 4-7 साल बाद। टाइम मशीन भी उनके सामने होती है। जूड एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उनके पास पास में जाने का जरिया है, लेकिन ईथन इतना होपफुल नहीं होता। उसका मानना है कि कुछ नहीं बदला और वो वैसे ही मर जाएगा जैसे वो कंकाल। ईथन सिस्टम लॉक चेक करता है और एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग देखता है जो उसके फादर ने बनाई थी। उसमें फादर बताते हैं कि टाइम मशीन ओरिजिनली भविष्य के प्लैनेट का ऑक्सीजन डेटा कलेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जिसे पास्ट में भेजना था। लेकिन जब उन्होंने पहली बार टाइम मशीन एक्टिवेट की, उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि अपने बेटे को भविष्य में भेजो। अपने डाउट्स के बावजूद उन्होंने यह किया और ईथन के लिए डीएनए वेरिफिकेशन सेट किया। जल्दी ही ईथन और जूड को पता चलता है कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले जा सकती क्योंकि उसकी बैटरी 507 सालों में लगभग खत्म हो चुकी है। सबसे बुरा यह था कि लैब का एक्टिवेट होना उसके न्यूक्लियर पावर कोर में मालफंक्शन लाता है, जो सिर्फ 4 घंटे में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का खतरा बनाता है। मतलब उन्हें टाइम मशीन रिपेयर करके वापस जाना ही होगा, वरना सब खत्म। बाहर जाकर वो देखते हैं एक बर्बाद सिटी जो ग्रीन पौधों से ढकी है लेकिन इंसानों से खाली है। ये दिखाता है कि अर्थ इंसानों के एक्सटिंक्शन के बाद खुद को रिकवर कर रही है। हर तरफ इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। ईथन अपनी बीवी के घर जाता है, लेकिन वहां सिर्फ उसकी हड्डियां मिलती हैं जो उसे डिप्रेशन में डाल देती हैं। जूड उसे पास्ट में लौटने के लिए मनाता है क्योंकि फ्यूचर में भी उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता। लेकिन जूड की बातों से ईथन को शक होने लगता है। वो पुराने आर्ची को ऑन करता है और रिकॉर्डिंग दोबारा चलाता है जिसमें उसे जूड की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जूड ही उसे गोली मारने वाला था। जूड उस बात को जोर से इनकार करता है। ईथन डिसाइड करता है कि पहले मिशन पूरा करेगा। फिर दोनों मिलकर पावर को रिपेयर कर लेते हैं और वापस लैब में लौट जाते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और अब वो पास्ट में वापस जा सकते हैं। बस 37 मिनट का इंतजार करना होगा पोर्टल लॉन्च के लिए। जब काउंटडाउन 0 तक पहुंचता है, पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ता है। लेकिन ईथन अभी भी देखता है कि उसका डेड बॉडी उसी जगह के एक डोर के पीछे पड़ा है, जो दिखाता है कि अब तक कुछ नहीं बदला। सच जानने के लिए ईथन अपने करंट आर्ची की बैटरी निकालता है और उसे पुराने आर्ची में लगा देता है। इससे उसे एक और वीडियो मिलती है जिसमें ईथन को यकीन दिलाया जाता है कि भविष्य में उसका खुद का ही भाई जूड उसे मारेगा। जूड फिर कन्फेस करता है कि फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता और वह ईथन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईथन को यकीन नहीं होता और वह जूड को एक रूम में बंद कर देता है। फिर वह अपने फादर के डेथ के दिन वाला होलोग्राफिक लॉग चलाता है। उसमें क्रॉनिकॉर्प की सीटीओ रेजिना जैक्सन और उसके फादर के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। पता चलता है कि ईथन के फादर टाइम मशीन को मैनकाइंड को बचाने के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ फ्यूचर में भागना चाहती थी। लेकिन चाहे कोई भी प्लान हो, किसी एक को फ्यूचर में जाकर टाइम मशीन ऑन करनी होगी ताकि लिविंग मैटर सेफली टाइम ट्रैवल कर सके। दोनों साइड्स का ऑपरेशनल लिंक जरूरी है सीटीओ के प्लान को रोकने के लिए। ईथन के फादर टाइम मशीन को लॉक कर देते हैं और ईथन के डीएनए को की बना देते हैं। इस बात से गुस्से में आके सीटीओ उनका मर्डर कर देती है। फिर वह जूड को ऑर्डर देती है कि ईथन की माँ को मार दे और ईथन का गार्जियन बने ताकि एक दिन वह ईथन के रिस्टबैंड से फ्यूचर का एक्सेस ले सके। ईथन ये सब सुन के हिल जाता है, जिसे वह अपना भाई समझता था। वही उसकी माँ का किलर निकला और उसे भी मारने वाला था। उसे ये भी समझ आता है कि उसने अपने फादर को गलत समझा, जो असल में उन्हें छोड़कर नहीं गए थे। रेजिना को फ्यूचर में कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ले जाने से रोकने के लिए ईथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है। जूड उसे रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि सीटीओ ने उसे यहाँ भेजा था ताकि ईथन टाइम मशीन रिपेयर करे। जैसे ही ईथन मशीन एक्टिवेट करे, जूड को उसे मार देना था। लेकिन जूड का ईथन के साथ इमोशनल कनेक्शन बन गया था। अपने भाई जैसे दोस्त को उस हालत में देखकर जूड गिल्ट से भर जाता है। इसीलिए वह ईथन को गोली मारने के बजाय खुद को मार लेता है। ईथन गुस्से और गिल्ट में अपने फादर की लास्ट विश पूरी करने का ठान लेता है, क्योर ढूंढना और मैनकाइंड को बचाना।
वो मॉनिटर में देखता है पहला मैसेज जो उसके फादर ने लिखा था। उसे समझ आता है कि सेंड ईथन वाइट मैसेज उसने खुद फ्यूचर से भेजा था, तो वो वही मैसेज दोबारा लिखता है और कई और चीजें पास्ट में भेज देता है। इसी बीच 2067 की लैब में सीटीओ और कुछ स्पेशल लोग टाइम मशीन के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंगली टाइम मशीन उन्हें सैकड़ों एक्सटिंक्ट प्लांट्स भेजती है और ईथन के फादर के मर्डर की रिकॉर्डेड वीडियो भी। थोड़ी देर बाद ईथन टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सीटीओ का प्लान फेल हो जाता है। आखिर में सीटीओ को मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। जो पौधे 2067 में भेजे गए होते हैं उन्हें यूज करके प्लैनेट को रिवाइव किया जाता है। ईथन की वाइफ को भी एक फूल मिलता है जो उसने भेजा था और उसे समझ आ जाता है ईथन का डिसीजन। ईथन फ्यूचर वर्ल्ड में अकेला रह जाता है। वह जूड को दफनाता है और उसे माफ कर देता है। एक बटरफ्लाई उसका ध्यान खींचती है जो उसे फिर वही एंट्रेंस दिखाती है, जहां जाकर ईथन देखता है कि उसका डेड बॉडी वहां से गायब है। वो बाहर की दुनिया देखता है और रिलीफ फील करता है। एक फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली सिटी बन चुकी होती है जो पहले वाली बर्बाद दुनिया से अलग होती है। उसका डिसीजन मैनकाइंड का फ्यूचर बदल देता है और कहानी का यही अंत होता है। दोस्त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।